अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास गौरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त आपकी, मेरी, हम सब की नज़रें इस्लामाबाद पर हैं कि कब वोटिंग होती है, कब नहीं होती। लेकिन स्पीकर असद कैसर हैं कि वो वोटिंग कराने का नाम ही नहीं ले रहे। अपोजिशन ने बारहा उनसे जाके रिक्वेस्ट की कि जनाब आप वोटिंग कराएं, लेकिन उन्होंने जवाब दिया कि वो वज़ीर आज़म इमरान खान से बेवफाई नहीं कर सकते। तो क्या वजह है कि वो खान साहब के साथ इतने लॉयल हैं? क्या वजह है कि वो इतने वफादार हैं खान साहब के साथ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के वाज़े हुक्म को भी पसे पुष्ट डाल दिया है? तो ये मैं आज आपको इस व्लॉग में बताऊंगा। वोटिंग होती है नहीं होती ये तो कुछ देर में पता चल जाएगा, लेकिन असद कैसर साहब जो हैं वो 3.5 मरले के घर से इस वक्त अरबों-पति कैसे हैं, ये आज मैं आपको सारी मालूमात के साथ बताऊंगा। तो जनाब असद कैसर साहब जो हैं वो 4 भाई हैं और उनका जो विरासती घर है वो 14 मरले का है। और इस हिसाब से 4 भाइयों के हिसाब से अगर हम उसको डिवाइड करें तो असद कैसर साहब के हिस्से में 4 मरले जो हैं वो आते हैं। तो बल्कि 4 मरले भी नहीं आते, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 4 मरले भी आजकल महंगे हैं, 3.5 मरले असद कैसर साहब के हिस्से में आते हैं। तो जब खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की जो हुकूमत पहले भी कायम हुई, 2017 की मैं बात कर रहा हूँ, तो जो ये केपी की असम्बली के स्पीकर थे, तो मुबैना तौर पर कहा यह जाता है कि इन्होंने वहाँ के जो तामीराती मंसूबे थे और उसके ठेके थे उसकी मद में ढेर सारा पैसा इकट्ठा किया। हर कोई इकट्ठा करता है, इन्होंने भी इकट्ठा किया और मुबैना भर्तियों पर जो इन्होंने उस पर भी कमीशन खाया। ये मैं खुद को इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, ये नैब ने 2017 में असद कैसर साहब के खिलाफ एक चिट्ठी लिखी थी। फिर नैब ने जब मजीद डिग आउट किया तो पता चला जनाब के इनके तो हिस्से में तो जो ज़मीन आती है वो बड़ी छोटी सी है, थोड़ी सी है। ये एक नॉर्मल, जिस तरह आप, मैं, हम 5, 7, 10, 15 मरले के घरों में रहते हैं। और ये जो हैं जनाब असद कैसर साहब, ये तो माशाल्लाह बड़ी जल्दी इन्होंने तरक्की की है और इनका एक 5 करोड़ का 5 कनाल का एक बंगला भी बन गया है। और फिर इसको मजीद डिग आउट किया। आपको पता है ना, फिर वो जब एक खबर आती है तो फिर बाकी भी हर तरफ से तहकीकात शुरू हो जाती हैं। तो फिर पता चला कि बनी गाला में, हाँ जी, अब आप ज़रा कनेक्शन जोड़ें कि बनी गाला में जहाँ खान साहब रहते हैं वहाँ उसके करीब जनाब असद कैसर साहब जो हैं उनका 35 कनाल का एक 35 कनाल की रिहाइश मौजूद है और उस वक्त उसकी जो मालियत थी वो 38 करोड़ रुपए से ज़्यादा थी। तो ये थी जनाब इनकी कुर्बतदारी, जिसके बाद ये यारेगार बने। अब उस वक्त खान साहब वज़ीर आज़म नहीं बने थे, लेकिन असद कैसर साहब जो थे वो केपी असम्बली के स्पीकर थे। तो यानी कि जो कुछ भी हो रहा था वो उसमें खान साहब की एक आशीर्वाद शामिल थी। तो जब ये नैब ने इल्ज़ाम लगाया तो खान साहब फ़ौरन ही मैदान में आए, क्योंकि आपको पता है कि करप्ट नासिर को खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ते और उसको कोई ना कोई वो ओहदा ज़रूर देते हैं। तो जनाब खान साहब बिल्कुल मैदान में आए और यूँ लगा कि वो कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन उन्होंने उस वक्त ट्वीट किया और नैब के इल्ज़ाम को, नैब की चिट्ठी को जो था वो बग़ैर किसी तहकीकात के उन्होंने गैर कानूनी करार दे दिया। और उन्होंने कहा कि ये सिर्फ़ और सिर्फ मोटू गैंग की कार्रवाई है। ये आपको सारा जो खान साहब का ट्वीट है ये तहरीक इंसाफ के अकाउंट पे भी मिल जाएगा। खान साहब ने भरपूर उनका दिफा किया और फिर असद कैसर साहब जो है वो एक मतलब फिर उनकी खूब चर्चा हुई और ये थी सेनेट जो इंतखाबात हैं जिसमें ढेर सारा पैसा चला था 2018 में, जब हलाल पैसा चलता था उस वक्त की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल तो आपको पता है कि पैसा चला हो या ना चला हो, तो अगर कोई बंदा पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टी में चला गया है तो हम कम अज़ कम उसको गद्दार, ज़मीर फ़रोश और पता नहीं क्या किन किन अलक़ाबात से हम याद करते हैं। तो जनाब 2018 में हलाल पैसा भी चला था और वो चला था पेशावर के स्पीकर हाउस में। तो जिस रुकन को पैसे दिए गए उसने बाद में एक अपना बयान जारी किया। उन्होंने कहा जी कि ये जो इतना भी मामला हो रहा है वो परवेज़ खटक और असद कैसर जो हैं वो इस सारे मामले को जानते हैं। अब उस वक्त तो खान साहब जो थे वो वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे, तो खान साहब फिर मैदान में आए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि करप्शन जो है वो खान साहब की कमज़ोरी है कि अगर कोई करप्शन या पैसों के लेन देन की बात होगी तो खान साहब जो हैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि उस बंदे को कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाए। तो खान साहब फिर मैदान में आए और उन्होंने जनाब एक कमेटी तश्कील दे दी, क्योंकि करप्शन बिल्कुल माफ़ी नहीं मिल सकती पीटीआई में। तो एक कमेटी तश्कील दी। अच्छा, जो कमेटी उन्होंने तश्कील दी
वो पीटीआई के वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी। आपको पता है कि मासूम हैं हमारे हैंडसम वज़ीर आज़म, तो उन्होंने अपने ही वज़रा पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी और उसको कहा जी कि आप इस सारे मामले की तहकीकात करें। तो जनाब बाद में फिर वफाकी वज़ीर साइंस थे उस वक्त फवाद चौधरी साहब, जो आजकल वज़ीर कानून है माशाल्लाह, उन्होंने भी बड़ी वजारतें जो हैं वो अदल बदल की हैं, उन पर भी किसी दिन व्लॉग करेंगे। तो उन्होंने कहा कि जनाब इस मामले की अब तहकीकात की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी। तो ये थी स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जो है वो लॉयल्टी की वजह, क्योंकि इन्होंने बेसिकली जो खान साहब के साथ इस वक्त लोग हैं, अगर हम बात करें असद कैसर की, तो उनकी तो मैंने आपको सारी स्टोरी जो है वो बता दी है। अगर आप देखें शेख रशीद साहब तो उनके अपने मामलात हैं, शहबाज गिल साहब तो उनके अपने मामलात हैं, और ये वो लोग हैं जिनको पता है कि खान साहब के अलावा उनका कोई मुस्तकबिल नहीं, और इसी आड़ में वो अपने करप्शन के केसेस को जो और अपनी जो बदउनवानियाँ हैं, जो बेज़ाब्तगियाँ हैं, और जो जहाँ जहाँ भी उन्होंने वो सारा कुछ समेटा हुआ है, क्योंकि मुल्की ख़जाना तो एक खुली तिजोरी की तरह है, तो वो जो खुली तिजोरी में से उन्होंने जो जो लिया हुआ है, तो वो यही एक आड़ है जिससे वो बच सकती हैं। तो ये एक लॉयल्टी की कहानी आपने सुन ली, बाकी भी मैं आपको इंशाल्लाह ताला आने वाले ब्लॉग्स में बताता जाऊंगा। इस वक्त मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। अल्लाह हाफिज़।